नमस्कार, इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसी ब्रिजेस के अंदर स्कैरिंग ब्रिज के बारे में। जैसा कि हमने पीछे के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था डी शॉर्टी ब्रिज, जो आपके यूज आता है टू मेज़र कैपेसिटेंस। इसी तरीके से स्कैरिंग ब्रिज के थ्रू भी आप कैपेसिटर है, वो कोई भी कैपेसिटेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It is one of the very important and useful method of measuring the capacitance and dielectric loss of a capacitor। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज ए डिवाइस फॉर कंपेयरिंग एन imperfect कैपेसिटर C2 इन टर्म ऑफ ए लॉस फ्री स्टैंडर्ड कैपेसिटर। जैसा कि आप फिगर ए के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको C2 फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड कैपेसिटर का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे क्या है C1 एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, लॉस फ्री कैपेसिटर है, उससे कंपेयर करके आप अननोन कैपेसिटर या अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। द इम्परफेक्ट कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स इक्विवेलेंट लॉस फ्री कैपेसिटर C2 इन सीरीज विथ ए रजिस्टर। तो ये जो C2 जो है जिसके अंदर लॉसेस हैं, उसको आप कर सकते हैं एज ए C2। ये क्या है, लॉस फ्री कैपेसिटर है, प्लस आप इसमें ऐड कर दें रेजिस्टेंस। तो कह सकते हैं द इम्परफेक्ट कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट लॉस फ्री कैपेसिटर। जो यहाँ पे C2 है वो क्या हो गया, लॉस फ्री कैपेसिटर इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस, इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका C2। और इसको अगर इक्विवेलेंट करना चाहें तो लॉस फ्री कैपेसिटर इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन द वोल्टेज इज अप्लाइड एट द जंक्शन एज शोन इन फिगर। द जंक्शन बिटवीन 3 and 4 इज अर्थ। जो 3 and 4 है, यहाँ पे जो जंक्शन है D, इसको क्या कर दिया यहाँ पे अर्थ। सिंस कैपेसिटर इम्पिडेंस एट लोअर फ्रिक्वेंसीज आर मच हायर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो XC की वैल्यू क्या होती है इन जनरल, ओमेगा C, या कह सकते हैं 2πfc। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो XC की वैल्यू क्या होगी, हाई। XC की वैल्यू क्या होगी, एट लोअर फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो एट लोअर फ्रीक्वेंसीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इम्पिडेंस इज हायर देन रेजिस्टेंस। मोस्ट ऑफ वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस कैपेसिटर। तो ज़्यादातर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अक्रॉस होगा कैपेसिटर के। सो यहाँ पे क्या है, टू प्रोटेक्ट एट हायर वोल्टेज जब अप्लाई किया जाता है तो इसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंडिंग ऑफ द जंक्शन अफोर्ड्स सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर फ्रॉम हाई वोल्टेज हैजर्ड्स while making balance adjustment in arm 3 and 4। तो 3 and 4 है, उसको एडजस्ट करके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 3 के अंदर क्या है R3 और 4 के अंदर क्या है R4 प्लस एक कैपेसिटर और है इसके पैरेलल में C4। डी शॉर्टी ब्रिज में क्या था, यहाँ पे C4 नहीं था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया, आपके पैरेलल के अंदर एक कैपेसिटर और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो बैलेंस कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं अननोन कैपेसिटर्स की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए कि बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, हमको कंडीशन पता है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करी हुई है। Z1 Z3 इज इक्वल टू Z2 Z4। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इम्पिडेंसेस हैं हर ब्रांचेज में वो इम्पिडेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -j ओमेगा C1। और Z2 की वैल्यू क्या होगी, R प्लस
1/j⍵c2। तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे j को, तो ये आ जाएगा r प्लस j⍵c2। और Z3 की वैल्यू क्या होगी, R3। और Z4 में क्या है, R4 और C4। R4 और C4 ये क्या है, पैरेलल में है। तो 1 डिवाइडेड बाई Z4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस JX C4। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R4, J ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो J और X C इक्वल टू क्या होगा, 1/ω⍵c4। तो ओमेगा भी ऊपर चला जाएगा, C4 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस j⍵c4 R4 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ से Z4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j⍵c4 R4। अब ये Z1 Z2 Z3 और Z4 की वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो बैलेंस कंडीशन थी उसमें पुट करते हैं। तो Z1 यहाँ पे माइनस j⍵c1, Z3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई R3 इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R प्लस j⍵c2 मल्टीप्लाई बाई Z4 R4 1 प्लस j⍵c4 R4। अब ये 1 प्लस j⍵c4 R4 है, इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं। तो ये आएगा माइनस j⍵c1 1 प्लस j⍵c4 R4 इक्वल टू ये आ जाएगा R4 माइनस प्लस j⍵c2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो j⍵c1 माइनस माइनस होगा, जे स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा से ओमेगा ये अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा C4 R3 R4 डिवाइडेड बाई C1 R4 प्लस JR4 ओमेगा C2। क्लियर। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, देखिए Z2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, R माइनस JXC। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं सही कर देता हूँ। R माइनस J, R आएगा स्मॉल, माइनस JXC2 था तो ये होगा R माइनस j⍵c2। यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस j। थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस j। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उनको कंपेयर करते हैं। तो अगर कंपेयर इमेजिनरी पार्ट
तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जे आर थ्री ओमेगा सी वन माइनस जे आर फोर ओमेगा सी टू, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, जे से जे, माइनस से माइनस। तो सी टू की वैल्यू आ जाएगी सी वन आर फोर डिवाइडेड बाई आर थ्री। इसी तरीके से जब कंपेयर करेंगे हम रियल पार्ट को, तो क्या होगा, सी फोर आर थ्री आर फोर डिवाइडेड बाई सी वन इज इक्वल टू स्मॉल आर आर फोर। आर फोर से आर फोर कैंसिल, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर थ्री सी फोर डिवाइडेड बाई सी वन। तो जो दोनों अननोन वैल्यूज़ थी सी टू और आर, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली है। तो इससे आप जो फाइनल सी टू की वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो एक पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स फेज डिफेक्ट एंगल, और या इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस एंगल, which is defined as the angle by which current departs from exact quadrature from the applied voltage, or the complement of the phase angle. If phi is the actual phase angle and the delta the defect angle, for small value of delta, tan delta is equal to sin delta, or you can say cos phi पावर फैक्टर। कैसे, वो हम फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये था कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के जो अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। या कह सकते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव इंडेक्स जो है इम्पीडेंस, वो क्या होगा, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। क्लियर। इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या है, ये फाई, और इस एंगल को जो है इसको क्या कहते हैं, फेज डिफेक्ट एंगल या फिर डाई इलेक्ट्रिक लॉस एंगल। अगर यहाँ से टेन डेल्टा की वैल्यू अगर निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर डिवाइडेड बाई एक्स सी, और आर एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा सी, तो आप कह सकते हैं ओमेगा आर सी। क्लियर। और अगर हम कोस फाई की वैल्यू निकालें तो कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, आर डिवाइडेड बाई जेड। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर। जेड की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एट लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, मच मच हायर देन आर। तो यहाँ से आर को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर 1 ओमेगा सी, या कह सकते हैं ओमेगा आर सी। तो एट क्या कह सकते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू स्मॉल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, टेन डेल्टा या कह सकते हैं साइन डेल्टा इज इक्वल टू cos phi। तो tan delta is usually called the dissipation factor of RC circuit for low power factor, therefore the dissipation factor is approximately equal to the power factor जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। क्लियर। तो इस ब्रिज को और थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। In a test of a bakelite sample at 20 kilovolt 50 Hz by scaring bridge having a standard capacitor of 106
पिको फैक्टर। तो जो स्टैंडर्ड जो कैपेसिटेंस है वो हमें पता है, उसकी वैल्यू क्या है, C1 106 पिको फैक्टर। बैलेंस वाज ऑब्टेन्ड विथ ए कैपेसिटेंस ऑफ 0.35 माइक्रोफेरेड। तो जो यहाँ पे C4 की वैल्यू है वो क्या होगी, 0.34 माइक्रोफेरेड इन पैरेलल विथ नॉन इंडक्टिव। जो यहाँ पे था, जो सर्किट वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए R4 और C4, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दे रखी है। तो R4 की वैल्यू हमें दे रखी है 318 ohms। द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इन रिमेनिंग आर्म इज 130 ohm। जो R3 की वैल्यू है वो क्या है, 130 ohm। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, हमें फाइंड आउट करना है C2 की वैल्यू, द पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू, एंड द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू। यहाँ पे 3 है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर एंड स्मॉल r। तो ये ऑलरेडी हमने कंडीशन फाइंड आउट कर ली थी बैलेंस्ड के अंदर, C2 और R की। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो C2 क्या है, C1 मल्टीप्लाई बाई R4 डिवाइडेड बाई R3। जब इनकी वैल्यू आप पुट करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, 259.3 पिको फैरेड। इसी तरीके से R की वैल्यू क्या है, R3 C4 डिवाइडेड बाई C1। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.429 मेगा ओम। ये तो आप जानते होंगे पिको फैरेड कितना होता है, 1 पिको फैरेड इज 10⁻⁻12 फैरेड, और 1 माइक्रो फैरेड क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरेड। तो वैल्यू पुट करने के टाइम आप ये ध्यान रखना, इसको आप चेंज कर लेना। और हमें पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर हमने देखा पीछे कंडीशन के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा RC2, ये हमने निकाला था, ओमेगा RC। और C यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू क्या है, C2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.035। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए 0.035। तो इस तरीके से स्केरिंग ब्रिज का यूज़ करके आप अननोन कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप उस इक्विवेलेंट जो सर्किट में करते हैं तो C और R का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।